भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद श्री तेजस्वी सूर्या जी, युवा मोर्चा के तीनों महामंत्री रोहित चहल जी, राजू बिस्टा जी, वैभव जी और पूरे देश से अलग अलग प्रांतों से आए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, वहां के महामंत्री, युवा मोर्चा के मंडल सशक्तिकरण अभियान के संयोजक व सहसंयोजक। अगर मैं कहूं कि मेरे सामने लघु भारत बैठा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं देख रहा हूं अंडमान निकोबार से लेकर कश्मीर तक हमारा बिलावल भी बैठा है और अंडमान निकोबार के भी कार्यकर्ता में परम शिवम और देख रहा था सब कार्यकर्ता आए। पूरे भारत का चित्रण यहां दिख रहा है। मेरे को युवा मोर्चा की ओर से विषय दिया गया है बदलता भारत। मित्रों, आप सब लोग जिस भारत में जी रहे हैं, ये भारत और जिस भारत से यात्रा चल के यहां तक पहुंची है, उस भारत में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। हम जब बड़े हो रहे थे तो भारत को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, तीसरी दुनिया। हमसे पहले वाली जो पीढ़ी थी, भारत की छवि थी गरीब, शोषित, मांगने वाला। अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में जा रहा है तो ऐसा समझा जाता था कुछ मांगने आया है, हाथ में टिटोरा लेकर घूम रहा है। थर्ड वर्ल्ड यानी इंडिया उसमें आता था, लेकिन अंगड़ाई नहीं भारत में, जिसे गरीब, शोषित, कुचला, अनपढ़, गवाह ऐसा मान के पूरी दुनिया ने हमारे बारे में चित्रण खड़ा किया था। जब ये चंद्रयान अभियान का कार्यक्रम पूरा हुआ और हम सब लोग देख रहे थे कि चंद्रमा की उस जगह पर हमारा यान पहुंचा है, तो तब कुछ चित्र अखबारों में छपे। जब भारत ने अपने अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत की बात कही थी तो विश्व के बड़े बड़े अखबारों ने लिखा था और फोटो छापे थे कि एक अंतरिक्ष क्लब है, उसमें बड़े सूटी-पुटी लोग बैठे हैं और गेट के बाहर एक गाय लिया हुआ किसान वेशभूषा में भारत का नागरिक खड़ा है जो अंदर आने का प्रयास कर रहा है और उसका उपहास उड़ाया जा रहा है कि उसके हाथ में गाय है और बाकी रॉकेट साइंस पर चर्चा कर रहे हैं। उस भारत से आज के भारत की यात्रा, मांगने वाले भारत से देने वाले भारत की यात्रा। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स के कुछ मुख्य बातें होती थी, चर्चा की बातें। ये नहीं हो रहा, वो आदमी बात करते, लेकिन ये नहीं हो रहा, और सब कहते थे कि अभी भारत को सुपर कंप्यूटर मिलेगा और अमेरिका सुपर कंप्यूटर देगा। विश्व की शक्ति इतनी प्रभाव करती थी कि भारत की विजय, भारत की भूख। हम कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, लेकिन उस परिस्थिति के भारत को समझना पड़ेगा कि उस समय देश के अंदर देश के नागरिकों को 7 दिन का भोजन देने में 1 दिन का
का भोजन कम था, यानी 7 के पीछे 1 दिन का भोजन कम था। और 1 दिन का भोजन लाने के लिए भारत की सरकार छोटे छोटे देशों पर निर्भर थी, उनके आगे गिड़गिड़ाती थी। और मेरे को तो थोड़ा बहुत याद है कि अनाज के डिपोज जो सरकार की दुकानें रहती, उन पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी कि अमेरिकन रेड ग्रेन वो बिकने के लिए आया, फ्री बंटने के लिए आया, सस्ता मिलने के लिए आया है। और भारत के नागरिकों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने लाइन में खड़े होकर वो अनाज लिया। आपको शायद ये वाक्य आधा समझ आया होगा, लेकिन अगर मैं दूसरी लाइन बोलूंगा तो आपको पूरा समझ आएगा कि वो अनाज अमेरिका सरकार को सागर में फेंकना था। उनकी जूठन थी जो उन्होंने ट्रकों में भरकर भारत भेजी और लाइनों में हमारे लोगों ने वो खाई। और आज उस भारत से उठकर आज के भारत की यात्रा, बदलता हुआ भारत, एक भारत, ज्यादा पीछे न जाऊं तो 2004 से 14 का भारत, टोटल सरकार ट्रक, देश के खजाने से 12 लाख करोड़ रुपए लूट लिए गए। ये कौन कह रहा है? देश की कैब कह रही है कि देश के खजाने से 12 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। देश के मंत्री जेल में हैं, देश के मंत्रियों की जमानत नहीं हो रही, देश के मंत्रिमंडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा दागी हो गया है। पूरे विश्व के अंदर देश की छवि निरंतर गिर रही। भारत की गिरना करप्ट देशों में अव्वल नंबर पर आ रही है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही। अर्थव्यवस्था का हालात यह है कि देश की बैंकिंग सिस्टम टोटल फेलियर हो चुका है। देश का आम नागरिक हताश है, निराश है। उस समय में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को शपथ लेते हैं। आप सबकी मेहनत की बदौलत पहली बार इस देश में भारतीय जनता पार्टी की गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, देश की आजादी के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद, देश की आजादी के बाद पैदा हुआ पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में शपथ लेना। एक लंबी यात्रा है, जिस यात्रा का जिक्र तेजस्वी सूर्या जी ने भी किया है। आप कल्पना कीजिए, देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2014 को देश के नागरिकों को लाल किले से संबोधित करते हुए कहते हैं कि देश के अंदर हर घर में शौचालय होगा। यानी देश की आजादी के लगभग 70 साल बाद देश के नागरिकों की मूलभूत सुविधा कि उसके घर में शौचालय होना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये एजेंडे पर लाते हैं। गरीबी हटाओ का नारा बहुतों ने लगाया, स्वच्छता की बात बहुतों ने की, लेकिन उसे जमीन पर लाने का काम और देश के प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से इसकी घोषणा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और मित्रों, मुझे गर्व है कि देश के अंदर 10 करोड़ शौचालय बने। इसकी कल्पना से मत कीजिएगा कि 10-12 करोड़ शौचालय बने। कल्पना कीजिएगा एक घर में कम से कम 2 महिलाएं हैं, कम से कम 2, और 10 करोड़ शौचालय बनाकर भारत की 20 करोड़ बेटियों को इज्जत घर देने का काम आपकी सरकार ने किया। लोग कहते हैं कि मोदी जी आए बैंक अकाउंट खुला दिया, ये क्या काम है? अरे देश की अर्थव्यवस्था में देश की आबादी का 40%, 52 करोड़ लोग गिनती में नहीं थे। बैंक का बड़ा गेट, शीशे वाला गेट अमीर के लिए खुलता था, अमीर के लिए खुलता था। आप में से किसी ने वो बैंक अकाउंट नहीं खुलाया, लेकिन मैंने खुलाया कि बैंक अकाउंट खुलाने के लिए सेविंग बैंक के अकाउंट के पेपर के ऊपर आपको किसी साहूकार से लिखा कर लाना पड़ता था, जिसका बैंक अकाउंट उस बैंक में होता था कि मैं जानता हूं कि तरुण चुग नाम का एक प्राणी है, तो आपका
बैंक अकाउंट खोलेगा? देश की आबादी कैसे बैंक अकाउंट खुलाएगी जिसके पास पूरे कपड़े नहीं, जिसकी जेब में पैसा नहीं है? लेकिन भारत तरक्की करे ये सपना है। ऐसे 50 करोड़ नागरिकों को बैंक से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक घोषणा के माध्यम से किया है। अगर वो भाषण निकाल कर देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने कहा गारंटी नहीं दी जाएगी। भारत के हर नागरिक की गारंटी नरेंद्र मोदी है, और जिसकी जेब में पैसा है उसका भी बैंक अकाउंट खुलेगा, और जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसका भी बैंक अकाउंट खुलेगा। और देश के 52 करोड़ गरीबों का पहली बार बैंक के दरवाजे के अंदर जाना होगा। ये है बदलाव, ये है बदलाव। रसोई गैस लगता है छोटी सी चीज, ये बदलाव की गाथा है मित्र। हम जब बड़े हो रहे थे तो घर के महत्वपूर्ण कामों में से एक काम ये भी था कि महीने में एक बार गैस भरा होकर लाना, किसी गैस एजेंसी वाले से दोस्ती रखना, क्योंकि घर पे रसोई गैस खत्म होगा तो ब्लैक में 1000 रुपए में मिलेगा। देश के अंदर 13 करोड़ परिवारों में रसोई गैस पहुंचाकर इस देश की ब्लैक करने वाली व्यवस्था पर भी चोट की, और 13 करोड़ परिवारों तक वो पहुंचे। आपने देखा हो या ना देखा हो, मैंने देखा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में एक इंश्योरेंस बाबू आता था जिसके हाथ में अटैची रहता था, और वो आपकी इंश्योरेंस करता था। और इंश्योरेंस का सेक्टर, मैंने पहला सेक्टर बोला बैंकिंग सेक्टर, गरीब के लिए मोदी जी ने खोला। स्वच्छता का सेक्टर, ये बता रहे थे 8000 का प्रति परिवार दवाई का बचा है। मृत्यु दर में कितना बड़ा परिवर्तन आया, ये कोई सोचेगा, गिनती करेगा, 10-20 साल बाद समझ आएगा। बैंकिंग का गेट गरीब के लिए खोला, रसोई गैस गरीब के घर में पहुंचाई, गरीब के घर पर बिजली पहुंचाई। जो इंश्योरेंस सेक्टर केवल व केवल अमीरों के लिए था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो इंश्योरेंस सेक्टर गरीब के लिए खोला। और देश के अंदर सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी 50 करोड़ नागरिकों का 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस लेकर करके दिखा कि देश का गरीब बीमारी से नहीं मरेगा, दवाई से नहीं मरेगा। अरे 4 करोड़ मकान, ये बदलता हुआ भारत। और आज उस बदलते हुए भारत का चित्रण मेरे से पहले पीपीटी के द्वारा तेजस्वी जी दिखा रहे थे कि किस तरह हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे, फ्रीजर में पड़ी 10वीं अर्थव्यवस्था से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। केवल 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बने, जिन्होंने 200 साल 300 साल भारत पर राज किया, उस ग्रेट ब्रिटेन को पछाड़कर हम दुनिया की सबसे तेजी वाली अर्थव्यवस्था बने। आज हम 5वें स्थान पर पहुंचे, और ये 5वें स्थान पर पहुंचने की यात्रा कभी देखिएगा, 10वें से 5वें में पहुंचने में या 15वें से 10वें में पहुंचने में 50 साल लगे होंगे। और आपकी सरकार ने वो सपना 10वें से 5वें में पहुंचाने का सपना पूरा करके दिखाया है। और ग्रेट ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्था को पछाड़ कर आज भारत आगे बढ़ा। और इतना नहीं, भारत का प्रधानमंत्री, मेरा सीना चौड़ा हो गया जब अमेरिका के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए जब दुनिया की सारी शक्तियां भारत की तरफ देख रही थी कि आज मोदी यहां क्या बोलेंगे। जब अमेरिका के दोनों सेनेट के सदस्य देख रहे थे कि आज भारत का प्रधानमंत्री, जिसे हम गरीबों का देश कहते थे, भिखारियों का देश कहते थे, गवारों का देश कहते थे, भीखमंगों का देश कहते थे, जिसे हम 60 के दशक में हम सागर में फेंकने वाला अनाज भेजे थे, उस देश का प्रधानमंत्री आज दोनों सदनों को खड़ा होकर क्या बोलेगा। तो मुझे गर्व है, भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए पूरे विश्व के अंदर दहाड़ कर बोला, हम 10वें में 5वें पर आए हैं, हम 10वीं अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आए हैं। निश्चित रूप से हम रुकेंगे नहीं, विश्व की तीसरी
अर्थव्यवस्था भारत बन के रहेगा। इतना बड़ा लक्ष्य और इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री ने बोला, मित्रों ये बदलता हुआ भारत है, विश्व की शक्ति बनता हुआ भारत है। वो भारत है जो कहता है रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। और उस भारत के आप नागरिक यहां बैठे हैं, शायद मैं भी देखूं, आप भी देखें, आप तो निश्चित रूप से देखेंगे कि भारत विश्व की शक्ति बनेगा। और मेरे को यहां मंडपम में कार्यक्रम था, हम में से अगर कोई रहा हो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंडपम के कार्यक्रम में मैंने पहली बार ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके मुंह से देखा। उन्होंने कहा कि मेरी तीसरी सरकार, मेरे नेतृत्व की तीसरी सरकार भारत को विश्व की शक्ति बना के रहेगी। मेरी तीसरी सरकार भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करेगी, विकासशील से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करेगी। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां बैठे, एक बड़ा लक्ष्य लेकर, एक बड़ी सोच लेकर बढ़ते हुए भारत के कदमों के साथ चलने की शुरुआत कीजिए। मैं समझ रहा था तेजस्वी जी जब टिकट की बात करते थे तो नीचे से तालियां आ रही थी। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, आप में से किसी को भी खड़ा करूं तो उससे पूछूं तो कि तुम्हारे शहर में 5 टर्म पहले कौन सांसद था, 10 टर्म पहले कौन सांसद था, किसी को नाम भी याद नहीं होगा, नाम भी याद नहीं होगा। मेरे को बताइए, महात्मा गांधी कौन सी लोकसभा के सदस्य थे, सुभाष चंद्र बोस किस विधानसभा के सदस्य थे, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद किस विधानसभा के सदस्य थे। इतिहास लिखने वाले लोग जकड़े में पकड़े नहीं जाते मित्रों। अगर बड़ी सोच लेकर चलना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। और भगवान ने आपको बड़ा करने के लिए आपके बारे में तय किया है कि आप बड़ा करने वाले हैं। इसीलिए आप युवा मोर्चा में आए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की युवा इकाई के प्रतिनिधि बने। मैं लंबा चौड़ा ज्ञान दे सकता हूं, मेरे पास लगातार पेज है सरकार की उपलब्धियों, लगातार पेज, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज हम खेलों में आगे बढ़े हैं, हम साइंस में आगे बढ़े हैं, हम विश्व के अंदर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़े हुए, लेकिन इस सब के बीच में देश के गरीब की सबसे ज्यादा चिंता करने वाली सरकार, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चिंता करने वाली सरकार मेरी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज ही सरकार ने एक प्रधानमंत्री जी ने एक ऑर्डर जारी किया है कि अगले 5 साल तक देश के 80 करोड़ गरीबों के घर पर 5 किलो अनाज दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी नहीं है। कहा था हाथ पे मिट्टी रखकर 2013 में, देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा। और जब भी ऐसा मौका आया है, आपको दिखा होगा कि प्रधानमंत्री की आंखों में वो शपथ घूमती है। आप सोचिए, उड़ी का अटैक, मैं कार्यालय में था, चुनाव का समय था, फरवरी के दिन थे, 14 फरवरी को अटैक हुआ था या 13 फरवरी को अटैक हुआ था। जब उनके शव आए तो भारत के प्रधानमंत्री उन शवों के पास घूम रहे हैं और पप्पू मोबाइल पे चैट कर रहा है। शहीदों के शव आए, देश के लिए लड़ने वालों के वीरों के शव आए। और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कार्यक्रम था, यूपी में रैली थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां खड़े होकर कहा था, एक एक से बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
छोड़ूंगा नहीं। और मित्रों, भारत की सोच क्या थी? 26 मई याद हो, भारत की सोच क्या थी मुंबई अटैक में? हमने अगले दिन क्रिकेट मैच बंद किया था। मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, सुनियोजित हमला हुआ था, हमले के प्रमाण थे, तबाश पकड़ा गया था। क्या किया था? पुरी का अटैक हुआ, बालाकोट का अटैक हुआ, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर मारेंगे, अंदर घुसकर मारेंगे। ये कहना और ये करना आज के इंटरनेशनल पॉलिटिकल सीन में, जियोपॉलिटिक्स में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज भी मेरे कानों में अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो शब्द घूमते हैं, जब नवाज शरीफ अमेरिका में जाकर बैठे थे और वो कह रहे थे कि अटल जी को बुलाओ, दोनों देशों के साथ समझौता कराओ। नवाज शरीफ वहां बैठे थे, अटल जी ने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जब तक भारत की धरती पर एक भी पाकिस्तानी घुसपैठिया है, ना मेरी सेना वापस आएगी करगिल से, ना द्रास से आएगी, और ना भारत का प्रधानमंत्री तीसरे पक्ष के पास जाएगा। और वही दृढ़ संकल्प मोदी जी में दिखा। और आज भी उसके बाद देखिए, बड़ा अच्छा चित्रण दिखाया, आतंकवादी घटनाएं स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट कर दिया। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मेरी आपसे निवेदन है, दो 2000 साल यहूदियों को इजराइल से बाहर निकाल के रखा। कितने साल? कितने होलोकास्ट हुए उनको भी मालूम नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको मित्र राष्ट्रों की जो संधि हुई उसके मुताबिक इजराइल मिला। पूरा इजराइल क्षेत्र जीरो यहूदी था, वहां कोई यहूदी नहीं रहता, कोई यहूदी नहीं रहता। जब उन्हें पता लगा कि एक देश जो यहूदियों के लिए होगा, पूरे विश्व के अंदर जो यहूदी था, चाहे वो साइंटिस्ट था, चाहे वो डॉक्टर था, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो अपना बोरी बिस्तरा बांधकर ऐसी जगह इजराइल जहां ना पीने का पानी है, सागर के पानी से आपको बदलकर पानी लाना पड़ेगा, सारा सऊदी से घिरा हुआ है, वहां पहुंच गए। उनकी लैंग्वेज थी 2000 साल पहले हिब्रू। 2000 साल बाद उन्होंने कहा हमारी शिक्षा प्रणाली शुरू होगी, हिब्रू को जिंदा करेंगे तो शिक्षा प्रणाली शुरू करेंगे। मैं आज वहां सीन को छोड़ देता हूं। लगभग 1000 साल से हम भी लड़ रहे हैं। कितने होलोकास्ट हुए मैं गिनाना चाहूं तो 5-6 घंटे लगेंगे, जो होलोकास्ट भारत में हुए। हम भी दोबारा खड़े हुए हैं। इजराइल के अंदर आज हमला हुआ है। पिछले 20 दिन से हम देख रहे हैं कि अटैक किया गया है हमास द्वारा। मैं एक छोटा सा चित्रण आपके सामने रख रहा हूं, आपको समझ आएगा कि दुनिया में जिंदा कैसे रहते हैं। इसको ठीक और सही में, गलत और उसमें मत लीजिएगा। प्रस्ताव पास हुआ, इसराइल का प्रतिनिधि वहां था, उसने मौके पे पेपर फाड़ दिए, नहीं मानेंगे क्योंकि 2000 साल की गुलामी खेली है, वापस उस युग में नहीं जाना। पलकी शर्मा इंटरनेशनल न्यूज रोज देती है, कभी सुनी किसी ने? वो न्यूज दे रही थी कि मैं इजराइल के किसी शहर का नाम ले रही, उस एयरपोर्ट पर खड़ी हूं, पीछे बहुत भीड़ है और ये सभी इजरायली नागरिक हैं। वो रुक गई
गई थोड़ी देर के लिए। उसने कहा ये नागरिक इजराइल पर हमला होने पर भागने वाले लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं कि इजराइल पर हमला हुआ है, सारे विश्व में जहां जहां इजराइली है वो जहाज पकड़कर इजराइल आ रहा है। इजराइल की रक्षा के लिए मैं इजरायली हूं, मैं वहां पहुंच रहा हूं, युद्ध भूमि में पहुंच रहा हूं। युवकों की मनोस्थिति की बात कर रहा हूं। आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, हर थोड़ी देर बाद एक शॉर्ट्स आता है कि लड़कियां गाना गा रही हैं। मेरे गाने का नाम नहीं क्या ना, गाना अरे नेपाल नहीं, इजरायली गाना है। इसका मतलब ये आउटडेटेड है। क्या है नया बता क्या, मेरे पास होता मैं मोबाइल पे सुना देता। वो गाना गा रही है कि गाना है, बार बार वर्दीदारी लड़कियां हैं, इजरायली लड़कियां हैं, उनके हाथ में हथियार हैं और वो बॉर्डर के पास वो गाना गा रही है। वो गाना किसी फिल्म का है जो मैं समझ पाया, लेकिन कल्पना कीजिए 100% पॉपुलेशन वॉर में है, 100% पॉपुलेशन के हाथ में हथियार है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, वो इजराइल के लिए लड़ रही है। हम 1000 साल गुलाम रहे, हमारे पास मौका आया, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, 26 मई 2014 आजादी में एक बड़ा उठाव आया, बड़ा उठाव। अंग्रेजियत भी चली गई, अंग्रेजी मानसिकता भी चली गई। हमें भी याद रखना है, अभी 9 साल हुए, 9.5 साल, 900 साल मोदी जी जैसी सरकार रहे, उसके लिए आपको मेरे को उसी इजरायली सैनिक की सोच की तरह ये देश मेरा है, मेरी मातृभूमि, मेरी कर्म भूमि है, इसका भाग्य और मेरा भाग्य अलग अलग नहीं है। जब इस कल्पना से आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना, बड़ा मन लेकर, बड़ी सोच लेकर, और ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगे बढ़े। सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, आपको उसकी स्पीड के साथ मैच करना पड़ेगा, पीछे मत रह जाना। आज आप देखिए, सुबह स्केलिंग की बात हुई, इन्होंने स्केलिंग की बात की। देश के अंदर देश की पुरानी 18 वर्किंग जो सिस्टम थे या वर्किंग जमातें थी, उनको रोजगार के साधनों के साथ साथ अपलिफ्ट कैसे किया जा सकता है। लोहार, हमारा भारत का लोहार आज विश्व के लोहार के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है, हमारा बार्बर विश्व के बार्बर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है, उसकी तकनीक कैसे आगे बढ़ सकती है, हमारा बढ़ई कैसे आगे बढ़ सकता है। वो 18 ऐसी काम जो सदियों से हम करते आ रहे हैं गुरु शिष्य के रूप में, हर गांव में, उसका कोई आईटीआई नहीं है, कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। बाप अपने बेटे को समझा के जाता है, बेटा लकड़ी ऐसे काटनी है, ऐसे जोड़नी है और ऐसे टेबल बन जाएगा। आज हमारी सरकार उसके लिए भी काम कर रही है, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से। देश की पटरी वाला भूखा ना सोए और उसको किसी साहूकार से पटरी लगाने के लिए 10,000 रुपए के कारण अपनी पगड़ी गिरवी ना रखनी पड़े, अपनी इज्जत गिरवी ना रखनी पड़े, उसके लिए भी स्वयं निधि की योजना मेरी और आपकी सरकार चला रही है। देश के अंदर अपॉर्चुनिटीज का एक बड़ा नया द्वार खुला। मित्रों, मैं नहीं समझता कि आज से 20 साल पहले कोई मुद्रा योजना जैसी योजना थी जिसके माध्यम से देश का नौजवान अपने रोजगार को रोजगार युक्त करने के लिए उसे कर्जा भी लेना है, लेकिन कर्जे के लिए कुछ गिरवी नहीं डालना है। जब हम बड़े हुए तो घर गिरवी रखना ही पड़ेगा, अगर घर नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। मोदी जी ने वो योजना चलाई और आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली योजना आपकी सरकार की योजना है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भारत बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। इस बदलाव के अंदर हमें बदलाव का नायक बनना है।
इस बदलाव में जहां राजनीतिक बदलाव आया है, सोच का बदलाव आया है, सुरक्षा का बदलाव आया है। आप चाइना के बॉर्डर से कोई लेह से कार्यकर्ता नहीं आया, लेकिन लेह से कार्यकर्ता आया होता तो आपको बताता कि एलओसी पर भारत का फौजी खड़ा है और सामने चाइना का भी खड़ा है। 1 इंच पीछे नहीं आना, 1 इंच। और ये कमिटमेंट है अपने कंट्री की, 1 इंच। इंच इतना होता है, इंच, 1 इंच पीछे नहीं आना। ये बिलाल बैठा है, कभी सोचा था किसी ने कि कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकलेगी? मेरे को 500 साल पुरानी नहीं, 50 साल पुरानी नहीं, 1 अगस्त 2019 को महबूबा जी का भाषण है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं रहेगा। वो भूल गई, उन्हें पता ही नहीं था भारत की ताकत। कितनी लंबी तिरंगा यात्रा थी? मेरे ख्याल में सारे भारत के शहरों का अगर अनुपात किया जाए, अगर पूरे देश के अंदर किसी बड़े से बड़े शहर में 50 यात्राएं निकली हैं तो श्रीनगर के अंदर 500 यात्राएं निकली। क्यों बिलाल, मैं ठीक हूं? 500 यात्राएं तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर निकले। अरे ये वही कश्मीर है, वही श्रीनगर है। ISIS का झंडा चढ़ता था, लाल चौक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, भारत का तिरंगा जलाया जाता था, पत्थरबाजों की अलग तरह की फौज थी, व्यापार उद्योग सब कुछ ठप था। आज वहां इंडस्ट्री बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, लोगों में विश्वास बढ़ा है, पत्थरबाज मिल नहीं रहे। आतंकवादी भी हमने कम किए हैं और आतंकवादियों की आयु भी कम की है, आयु भी कम की है। आगे आतंकवादी चलता था 20 साल, 15 साल, 10 साल। आज अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी कही है ना तो लश्कर-ए-तोयबा में है, हिजबुल में है, PPF में है। ये बेटे इनसे पूछिए, आजकल हिजबुल अपना कमांडर घोषित नहीं कर रहा। पहले हिजबुल घोषित करता था कि ये फलाना बंदा मेरा कमांडर है, और फिर वो 4-5 साल तक वो गारद करता था, या वो पाकिस्तान भाग जाता था, या विश्व के किसी देश में छुप जाता था, कहीं उसका भाग्य खराब होता तो मर जाता। हिजबुल ने देखा हम घोषित करते 48 घंटे में भारत सरकार मार देती। अब जितने हमले हो रहे हैं आप देखिएगा, क्लिपिंग उठा के देखिए, गूगल चला के देखिएगा, हिजबुल सीधा हमला ही नहीं कर रहा, नया फ्रंट बनाता है, नया नायक बनाता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हिजबुल की जो नेगेटिव रेपुटेशन है वो भी आज मोदी जी ने चकनाचूर कर दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी वहां। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, ऐसी स्थिति में भारत सचमुच सदियों बाद पहुंचा, सदियों बाद पहुंचा। अकड़ कर खड़े होना में सीखा ही नहीं था, जवाब देना हमें आता नहीं था, गुलामी रस गई थी, रस गई थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के किसी भी देश में जाए, भारत का पासपोर्ट एक ताकतवर पासपोर्ट बना है। अरे अभी रूस यूक्रेन का युद्ध देखिए, जो पाकिस्तान सुबह उठ के हमें गाली निकालता, उसके स्टूडेंट भी भारत का तिरंगा डाउनलोड करके मोबाइल पे वहां से निकले हैं। 1-2 नहीं, कई उन स्टूडेंट से कहानी सुनिएगा, 25,000 स्टूडेंट्स वहां से निकले हैं और केवल भारत के ही नागरिक निकले।